16वीं सदी का आखिरी साल था। दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में तैयार होता था। इसी वजह से इस मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दिल्ली के तख्त पर उस वक्त मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। वो दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में से एक थे। दूसरी तरफ उसी दौर में ब्रिटेन गृह युद्ध से उभर रहा था। उसकी अर्थव्यवस्था खेती बाड़ी पर ही निर्भर थी और दुनिया के कुल उत्पादन का महज 3% माल ही वहाँ तैयार हो पाता था। ब्रिटेन में उस वक्त महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट की हुकूमत थी। यूरोप की प्रमुख शक्तियां पुर्तगाल और स्पेन व्यापार में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुकी थीं। व्यापारियों के रूप में ब्रिटेन के समुद्री लुटेरे पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारिक जहाजों को लूट कर ही गुजारा करते थे। उसी दौरान बरतानी यात्री व्यापारी रॉल्फ फिच को हिंद महासागर, मेसोपोटामिया, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक यात्राएं करते हुए भारत की महानता और कुशलता के बारे में पता चला और वे यात्रा पर निकल दिए। रॉल्फ फिच की यात्रा इतनी लंबी थी कि ब्रिटेन लौटने से पहले उन्हें मृत मानकर उनकी वसीयत को लागू कर दिया गया था। पूरब से मसाले हासिल करने के लिए लेवेंट कंपनी 2 नाकाम कोशिशें कर चुकी थी। भारत के बारे में रॉल्फ फिच की जानकारी के आधार पर एक अन्य टूरिस्ट सर जेम्स लैंकेस्टर सहित ब्रिटेन के 200 से अधिक असरदार उद्योगपतियों को इस दिशा में आगे बढ़ने का विचार आया। उन्होंने 31 दिसंबर सन 1600 को एक नई कंपनी की बुनियाद रखी और महारानी से पूर्वी एशिया में व्यापार पर अनुमति हासिल किया। इस कंपनी के कई नाम थे, लेकिन हम इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। शुरुआती दिनों में दूसरे इलाकों से यात्रा करने के बाद अगस्त सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंग ने भारत के सूरत बंदरगाह पर अपने जहाज हेक्टर का लंगर डालकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का ऐलान कर दिया। हिंद महासागर में ब्रिटेन के व्यापारिक विपक्षी डच और पुर्तगाल पहले से ही मौजूद थे। तब किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि यह कंपनी अपने देश से 20 गुना बड़े दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक और उसकी लगभग 1/4 आबादी पर सीधे तौर पर हुकूमत करेगी। उस वक्त मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। उस दौर में संपत्ति के मामले में केवल चीन का मिंग राजवंश ही बादशाह अकबर की बराबरी कर सकता था। अकबर ने 5000 हाथी, 12,000 घोड़े, 1000 चीते, 10 करोड़ रुपए, बड़ी अशरफियों में से 100 तोले से लेकर 500 तोले तक की 1000 अशरफियां, 272 मन कच्चा सोना, 370 मन चांदी, 1 मन जवाहरात जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए थी, अपने पीछे छोड़ा था। अकबर के शहजादे सलीम नूरुद्दीन जहांगीर की उपाधि के साथ तख्ता नशीन हो चुके थे। शासन के नियमों में सुधार करते हुए कान, नाक और हाथों को काटने की सजा को खत्म कर दिया गया था। जनता के लिए शराब और दूसरी नशीली चीजों का इस्तेमाल और खास दिनों में जानवरों के कत्ल पर पाबंदी के साथ साथ कई अवैध करों को भी हटाया जा चुका था। सड़कें, कुएं और सराय बनाए जा रहे थे। उत्तराधिकार के कानूनों को सख्ती से लागू किया गया था और हर शहर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का फरमान जारी कर दिया गया था। फरियादियों की फरियाद के लिए महल की दीवार से न्याय की एक जंजीर लटका दी गई थी, जिसे खींचकर लोग अपनी फरियाद सीधे बादशाह तक पहुंचा सकते थे। दुनिया के मशहूर इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल के मुताबिक हॉकिंग को जल्द ही एहसास हो गया कि 40 लाख मुगलों की फौज के साथ वैसा युद्ध नहीं किया जा सकता जैसा कि उस समय यूरोप में हो रहा था। इसीलिए यहाँ उसे मुगल बादशाह की इजाजत के साथ साथ सहयोग की भी सख्त जरूरत थी। हॉकिंग 1 साल के भीतर मुगल राजधानी आगरा पहुँच गया। उसने जहांगीर से व्यापार के बारे में बातचीत की, लेकिन कम पढ़े लिखे हॉकिंग को जहांगीर से व्यापार की इजाजत हासिल करने में सफलता नहीं मिल सकी। उसके बाद संसद के सदस्य और राजदूत सर थॉमस रो को शाही दूत के रूप में भेजा गया। सर थॉमस रो सन 1615 में मुगल राजधानी आगरा पहुंचा। उसने बादशाह को बेशकीमती उपहार भेंट किए, जिसमें शिकारी कुत्ते और उनकी पसंदीदा शराब भी शामिल थी। ब्रिटेन के साथ संबंध बनाना जहांगीर की प्राथमिकता में नहीं था। थॉमस रो के अनुसार
जब भी व्यापार के बारे में बात होती थी तो बादशाह उससे व्यापार के बजाय घोड़ों, मुगलकारी और शराब के विषय में चर्चा करने लगता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 साल तक लगातार बड़ी कोशिश और मेहनत के बाद सर थॉमस रो को इसमें कामयाबी मिल ही गई। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के तहत कंपनी और ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को उपमहाद्वीप यानी बर्रे सगीर के हर एक बंदरगाह और खरीदने व बेचने के लिए जगहों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई। बदले में यूरोप में बनने वाली चीजों को भारत को देने का वादा किया गया था, लेकिन तब वहां बनता ही क्या था जो भारत को दिया जाता। खैर, ये तय किया गया कि कंपनी के जहाज राजमहल के लिए जो भी पुराने सामान और तोहफे लाएंगे उन्हें सम्मान पूर्वक स्वीकार किया जाएगा। कंपनी के व्यापारी मुगलों की रजामंदी से भारत से सूत, नील, पोटेशियम नाइट्रेट और चाय खरीदते थे और उन्हें विदेशों में ले जाकर महंगे दामों में बेचते थे और खूब मुनाफा कमाते थे। कंपनी की पूंजी का आधार व्यापारिक पूंजी पर था। कंपनी जो भी चीजें खरीदती उसकी कीमत चांदी देकर अदा करती थी, जो उसने सन 1621 से लेकर 1843 तक स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में दासों को बेचकर जमा किया था। सन 1670 में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेश में युद्ध लड़ने और उपनिवेश स्थापित यानी कॉलोनी की बुनियाद रखने की इजाजत दे दी। ब्रिटिश सेना के सशस्त्र बलों ने पहले भारत में पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी विपक्षियों का मुकाबला किया और अधिकतर युद्ध जीते। धीरे धीरे उसने बंगाल के वो इलाके जो समुद्र से करीब थे उनको अपने कब्जे में ले लिया। 17वीं शताब्दी में मुगलों से केवल एक ही बार उनका सामना हुआ था। सन 1681 में कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के डायरेक्टर सर चाइल्ड से शिकायत की कि बंगाल में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के भांजे नवाब शाइस्ता खान के अधिकारी उन्हें कर देने और अन्य मामलों में परेशान कर रहे हैं। सर चाइल्ड ने सैन्य सहायता के लिए अपने सम्राट को खत लिखा। इसके बाद सन 1686 में 19 युद्धपोतों, 200 तोपों और 600 सैनिकों वाला एक नौसैनिक बेड़ा लंदन से बंगाल की ओर रवाना हुआ। मुगल बादशाह की सेना भी तैयार थी और खतरनाक घमासान के बाद युद्ध में मुगलों की शानदार जीत हुई। सन 1695 में बरतानी समुद्री डाकू हेनरी एवरी ने औरंगजेब के समुद्री जहाजों फतेह मोहम्मद और गुलाम सवाई को लूट लिया। इस खजाने की कीमत लगभग 6 से 7 लाख ब्रिटिश पाउंड थी। इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल का कहना है कि बरतानी सैनिकों को मुगल सेना ने मक्खियों की तरह चुन चुन कर मारा। बंगाल में कंपनी के 5 कारखाने नष्ट कर दिए गए और सभी अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल दिया गया। सूरत के कारखाने को बंद कर दिया गया और बंबई में भी उनके साथ यही हाल किया गया। कंपनी के कर्मचारियों को जंजीरों में जकड़कर शहरों में घुमाया गया और अपराधियों की तरह उनके साथ बर्ताव किया गया। कंपनी के पास माफी मांगने और अपने कारखानों को वापस पाने के लिए राजा के दरबार में भिखारियों की तरह हाजिर होने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। ब्रिटिश सम्राट ने आधिकारिक रूप से हेनरी एवरी की निंदा की और मुगल बादशाह से माफी मांगी। औरंगजेब आलमगीर ने सन 1690 में कंपनी को माफ कर दिया। यह माफ करना ही शायद औरंगजेब आलमगीर की बहुत बड़ी भूल थी। खैर, आगे का किसे पता है क्या होने वाला है। 17वीं सदी के लगभग आधे समय में ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदती थी। सामान का भुगतान चांदी में करना पड़ता था। वो इसलिए क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा सामान नहीं था जिसकी जरूरत चीन को होती। लेकिन इसका एक उपाय निकाला गया। बंगाल में पोस्ते की खेती की गई और बिहार में अफीम का निर्माण करने के लिए कारखाने लगाए गए और इस अफीम को तस्करी के जरिए चीन तक पहुंचाया गया। उस समय चीन में अफीम का बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीनी एजेंटों के साथ मिलकर लोगों के बीच अफीम को बढ़ावा दिया। कंपनी ने अफीम के व्यापार से रेशम और चीनी के बर्तन भी खरीदे और मुनाफा भी खूब कमाया। जब चीनी सरकार ने अफीम के व्यापार को रोकने की कोशिश की और चीन आने वाले अफीम को नष्ट करवा दिया, तब चीन और ब्रिटेन के बीच कई घमासान युद्ध हुए जिसमें चीन की हार हुई और ब्रिटेन ने अपमानजनक शर्तों पर चीन के साथ कई समझौते किए। इस तरह नष्ट किए गए अफीम का मुआवजा वसूला गया। उसके बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया गया। जब चीनी सरकार ने विरोध
में महारानी विक्टोरिया को पत्र लिखकर अफीम के व्यापार को रोकने में मदद करने की अपील की तो उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। सन 1707 में बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई इलाकों के लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए। कंपनी ने इन हालातों का फायदा उठाते हुए लाखों की संख्या में स्थानीय लोगों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति की वजह से युद्ध तकनीकी में भी वो काफी कुशल हो गए थे। यह छोटी सी लेकिन असरदार सेना एक के बाद एक पुरानी तकनीकी हथियारों से लैस मुगलों, मराठों, सिखों और स्थानीय नवाबों की बड़ी बड़ी सेनाओं को हराती चली गई। सन 1756 में नवाब सिराजुद्दौला भारत के सबसे धनी स्वशासन राज्य बंगाल के शासक बने। बंगाल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में कपड़ा और जहाज निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था। इस इलाके के लोग रेशम, सूती कपड़ा, इस्पात, पोटेशियम नाइट्रेट और कृषि तथा औद्योगिक चीजों को बनाकर अच्छी खासी कमाई करते थे। कंपनी ने कलकत्ता में अपने किलों का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपने सैनिकों की भर्ती बढ़ा दी। नवाब ने कंपनी को संदेश भेजा कि वह अपने क्षेत्र का विस्तार न करे, लेकिन अंग्रेजों ने इस संदेश को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। इस संदेश को ठुकराने के बाद नवाब ने कलकत्ता पर हमला कर दिया और ब्रिटिश किलों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश कैदियों को फोर्ट विलियम के तहखाने में कैद कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की सेना के चीफ मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया, जिसके मन में शासक बनने की इच्छा थी। 23 जून सन 1757 को प्लासी में कंपनी और नवाब की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। तोपों की अधिकता और मीर जाफर के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों की जीत हुई। मीर जाफर को बंगाल के सिंहासन पर बैठा दिया गया। अंग्रेज अब मीर जाफर से मालगुजारी वसूलने लगे। इस तरह से भारत में लूटपाट और जुल्म सितम के दौर की शुरुआत हुई। जब खजाना खाली हो गया तो मीर जाफर ने कंपनी से पीछा छुड़ाने के लिए डच सेना की मदद ली, लेकिन डच सेना की हार हुई। सन 1759 में और फिर 64 में विजय के बाद कंपनी ने बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। नए नए करों का बोझ जनता पर लाद दिया और बंगाल का सामान सस्ते दामों में खरीद कर दूसरे देशों में महंगे दामों में बेचने लगे। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बरतानी व्यापारी चांदी के सिक्के देकर भारत से कपास और चावल खरीदते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज करने के लिए इस तरह का सिस्टम लागू किया कि भारत से मिलने वाले टैक्स का करीब 1/3 हिस्सा भारत के उत्पादों को खरीदने में खर्च किया जाए। इस तरह से भारत के लोग जो टैक्स देते थे उसके 1/3 के बदले उन्हें अपना उत्पाद बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। उस वक्त भी लगभग दुनिया के सभी देश के व्यापारी भारत के साथ व्यापार करते थे। सभ्य लोगों के बीच ढाका और मुर्शिदाबाद के मलमल का इस्तेमाल महानता और उत्तम गुणवत्ता का प्रमाण माना जाता था। यूरोप के सभी देशों में इन दोनों शहरों के मलमल और चिकन बहुत पसंद किए जाते थे। भारत के दूसरे व्यापार के मुकाबले में कपड़ा व्यापार काफी बेहतर स्थिति में था। भारत से सूती और ऊनी कपड़े, शॉल, मलमल और कशीदाकारी का निर्यात किया जाता था। अहमदाबाद अपने रेशम और रेशम पर किए जाने वाले सोने चांदी की कढ़ाई के लिए दुनिया भर में मशहूर था। 18वीं सदी में इंग्लैंड में इन कपड़ों की इतनी अधिक मांग उठी कि सरकार को इन पर रोक लगाने के लिए भारी टैक्स लगाना पड़ा। कपड़ा बुनाई के अलावा लोहे के काम में भी भारत काफी तरक्की कर चुका था। लोहे से बना सामान भी भारत से बाहर भेजा जाता था। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन काल के दौरान मुल्तान में जहाजों के लिए लोहे का लंगर बनाया जाता था। बंगाल ने जहाज निर्माण में काफी तरक्की हासिल की थी। एक अंग्रेज व्यापारी ने अपने ही शब्दों में उस दौर को बयां किया और कहा कि हमारे शासन से पहले भारत के लोग काफी सुखद जीवन बिता रहे थे। व्यापारी और साहसी लोगों के लिए अलग अलग तरीके की सुविधाएं मौजूद थीं और मुझे पूरा विश्वास है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय व्यापारी बहुत ही आरामदायक जीवन जी रहे थे। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सूरत और अहमदाबाद से जो उत्पाद निर्यात किया जाता था उससे बारी बारी 13 लाख रुपए की वार्षिक राजस्व की वसूली होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन उसके पास 2.5 लाख सैनिकों की एक फौज भी थी। जहां व्यापार से मुनाफा संभव नहीं होता वहां सेना उसे संभव बना देती थी। कंपनी की सेना ने अगले 50 वर्षों में भारत के अधिकतर हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन इलाकों पर कंपनी को राजस्व देने वाले स्थानीय शासक शासन करने लगे। पूरी तरह से सत्ता स्थानीय शासकों के हाथों में थी, लेकिन सूबे की अधिकतर वसूली ब्रिटिश तिजोरियों में जाती थी।
थी। जनता पूरी तरह से मजबूर हो चुकी थी। अगस्त सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम को हराया और लॉर्ड क्लाइव ने पूर्वी सूबों बंगाल, बिहार और उड़ीसा की राजस्व वसूली और जनता को नियंत्रित करने का अधिकार 26 लाख रुपए सालाना के बदले हासिल कर लिया। इसके बाद भारत पूरी तरह से कंपनी के शासन के अधीन हो गया। 18वीं शताब्दी में सन 1769 से 73 तक बिहार से लेकर बंगाल तक का दक्षिणी इलाका अकाल से प्रभावित था। उस अकाल से तकरीबन लाखों लोगों की मौतें हो चुकी थीं। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1/3 आबादी भुखमरी से ही मौत का शिकार हो चुकी थी। मौसम की विपरीत स्थिति के अलावा ग्रामीण आबादी अंग्रेजों द्वारा लगाए गए भारी करों की वजह से कंगाल हो चुकी थी। बंगाल का अकाल अंग्रेजों द्वारा बनाए गए मानव विरोधी सिस्टम का एक नतीजा था और किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थानीय शासकों को अपनी सेना किराए पर उपलब्ध कराती थी, लेकिन वे सेना के खर्चों के बोझ की वजह से जल्द ही कंगाल हो जाते थे और उन्हें अपना शासन भी गंवाना पड़ता था। इस तरह कंपनी लगातार अपने क्षेत्रों का विस्तार करती जाती। इस बेदर्द कंपनी ने इंसानी आपदा से भी लाभ उठाया। जो चावल 1 रुपए का 120 सेर मिलता था, वह बंगाल के अकाल के दौरान 1 रुपए में केवल 3 सेर ही मिलता था। एक जूनियर अधिकारी ने इस तरह 60,000 पाउंड का लाभ कमाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के 120 वर्षों के शासन काल के दौरान 34 बार अकाल पड़ा। मुगलों के शासन काल में अकाल के दौरान लगान को कम कर दिया जाता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अकाल के दौरान लगान में कमी के बजाय और बढ़ा दिया। इस खतरनाक और जुल्म से भरे सिस्टम की वजह से लोग रोटी के लिए अपने बच्चों को भी बेचने लगे। केवल मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने फ्रांस के तकनीकी सहयोग के साथ कंपनी का वास्तविक रूप से विरोध किया और कंपनी को 2 युद्धों में हराया भी, लेकिन कंपनी ने भारत के कुछ गद्दार शासकों को अपने साथ मिलाकर टीपू सुल्तान पर भी काबू पा लिया और टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया। जब कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली को सन 1799 में टीपू सुल्तान के मौत की खबर दी गई, तो उसने अपना गिलास हवा में लहराते हुए कहा कि आज मैं भारत की लाश पर जश्न मनाऊंगा। लॉर्ड वेलेस्ली के ही कार्यालय में कंपनी को अपनी सेना के विजय के बावजूद माली कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसका कर्ज बढ़कर 3 करोड़ पाउंड से भी अधिक हो चुका था। कंपनी के निदेशक ने वेलेस्ली के बेजा खर्च के बारे में सरकार को पत्र लिखा और उसे ब्रिटेन वापस बुला लिया गया। सन 1813 में ब्रिटिश संसद ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और अन्य ब्रिटिश कंपनियों को व्यापार करने और कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी। ब्रिटेन के सदन ने सन 1813 में थॉमस मुनरो से पूछा, जिन्हें 1820 में मद्रास का गवर्नर बनाया गया था, कि औद्योगिक क्रांति के बावजूद ब्रिटेन के बने कपड़े भारत में क्यों नहीं बिक रहे। तो उन्होंने जवाब दिया कि भारतीय कपड़े कहीं अधिक गुणवत्ता वाले हैं। लेकिन फिर ब्रिटेन में बने कपड़ों को लोकप्रिय बनाने के लिए सदियों पुराने स्थानीय कपड़ा उद्योग को नष्ट कर दिया गया और इस तरह ब्रिटेन का निर्यात, जो सन 1815 में 25 लाख पाउंड था, वह सन 1822 में बढ़कर 48 लाख पाउंड हो गया। ढाका, जो कपड़ा निर्माण का प्रमुख केंद्र था, उसकी जनसंख्या 1.5 लाख से घटकर 20,000 हो गई। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने अपनी 1834 की रिपोर्ट में लिखा कि अर्थशास्त्र के इतिहास में ऐसी विकट परिस्थिति का कोई और उदाहरण नहीं मिल सकता। भारतीय बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफेद हो गई थी। किसानों की आय पर 66% टैक्स लगा दिया गया था, जो मुगल काल में 40% था। नमक सहित रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर भी टैक्स लगा दिया गया। इससे नमक की खपत आधी हो गई। कम नमक का उपयोग करने की वजह से गरीबों की सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। हैजा और लू से होने वाली मौतों में काबिले जिक्र इजाफा हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक निदेशक हेनरी जॉर्ज टकर ने सन 1823 में लिखा कि भारत को एक व्यापारिक देश की जगह एक किसान देश में बदल दिया गया ताकि ब्रिटेन में बनने वाले सामानों को भारत में बेचा जा सके। सन
1833 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक कानून पारित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया और इसे एक सरकारी निगम में बदल दिया गया। विलियम डेल रिम्पल ने अपनी किताब में लिखा है कि ये इतिहास की एक अद्भुत मिसाल है जिसमें 18वीं शताब्दी के मध्य में एक निजी कंपनी ने अपनी थल सेना और नौसेना की मदद से 20 करोड़ की आबादी वाले एक देश को गुलाम बना दिया था। सन 1835 के अधिनियम के तहत अंग्रेजी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए पैसे बंटवाए गए। सन 1857 के जंगे आज़ादी के दौरान कंपनी ने भारत के हजारों लोगों को बाजारों में और सड़कों पर लटकाकर बेरहमी से मार डाला और बहुत से लोगों को सड़कों पर कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। यह ब्रिटिश इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार था। जंगे आज़ादी के अगले वर्ष 1 नवंबर को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर शासन की बागडोर सीधे तौर पर अपने हाथों में ले ली। कंपनी की सेना को ब्रिटिश सेना में मिला दिया गया और कंपनी की नौसेना को भंग कर दिया गया। लॉर्ड मैकाले के अनुसार कंपनी शुरू से ही व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी भागीदार थी, इसीलिए कंपनी की आखिरी सांसें 1874 तक चलती रही। उसी वर्ष ब्रितानी अखबार द टाइम्स ने 2 जनवरी के अंक में लिखा, इसने इंसानी इतिहास में ऐसा काम किया है जो किसी और कंपनी ने नहीं किया और आने वाले सालों में कोई ऐसा करे इसकी संभावना भी नहीं। और अब भारत पूरी तरह ब्रिटेन की महारानी के शासन के अधीन था। दोस्तों, ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्म सितम की कहानी। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही पहुँचे। जय हिंद।